हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ लर्न। तो आज की वीडियो में हम राजपूत काल का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के शासन काल को ही राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस काल के अधिकतर शासक राजपूत थे। माना जाता है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें से अंतिम रूप से गुज्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई। कलहन की राज तरंगिणी में राजपूतों के 36 कुलों का तथा चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो से राजपूतों के 4 कुलों का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि असुरों से रक्षा करने के लिए माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ करवाया था तथा इसी यज्ञ से राजपूत के 4 कुलों का उदय हुआ था, जो कि इस प्रकार है। इनमें से सबसे पहला प्रतिहार वंश, जो कि सबसे प्राचीन वंश थे, दूसरा चौहान वंश, तीसरा परमार वंश तथा चौथा चालुक्य वंश। इनके अलावा भी कई अन्य राजपूत उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों पे शासन कर रहे थे, जैसे कि गढ़वाल वंश, चंदेल वंश, कलचुरी चैदी वंश, सिसोदिया वंश, तोमर वंश, पाल वंश तथा सेन वंश। बात करें अगर गुज्जर प्रतिहार वंश की, तो इन्होंने भारत पर 8वीं सदी के मध्य से लेकर 11वीं सदी तक शासन किया था। इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे तथा मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से यह पता चलता है कि इन्होंने अरबों के आक्रमण का सामना किया था, लेकिन राष्ट्रकूट राजा ध्रुव से हार गए थे। नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी वत्सराज हुए। इन्हीं के शासन काल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था तथा इनमें वत्सराज ने धर्मपाल को हराया भी था, परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गए। इस वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज थे, जिनकी राजधानी कन्नौज थी तथा ये विष्णु के भक्त थे और इन्हीं के सम्मान में उन्होंने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। इस वंश के अगले शासक महेंद्रपाल हुए, जिन्होंने मगध और बंगाल पर अपनी शक्तियों का विस्तार किया था। इन्हीं के दरबार में राजशेखर रहते थे, जिन्होंने कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, विदसाल, प्रपंच, पांडव, भुवन कोश, हरविलास आदि पुस्तक लिखी है। इस वंश के शासक महिपाल प्रथम को राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने हराया था, लेकिन चंदेलों की सहायता से उन्होंने कन्नौज को वापस पा लिया था, परंतु इसके बाद प्रतिहारों का विघटन शुरू हो गया था। इनके बाद महेंद्रपाल द्वितीय ने प्रतिहारों की शक्ति को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन चंदेलों के उदय से उनकी यह कोशिश भी नाकाम रही। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। इनके बाद कन्नौज पे गढ़वालों का अधिकार हो गया। बात करें अगर गढ़वाल वंश की, तो इस वंश को राठौर राजवंश के नाम से भी जाना जाता था। इस वंश के पहले महान शासक गोविंद चंद्र हुए, जिनकी मंत्री का नाम लक्ष्मीधर था। इन्होंने कीर्ति कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। इस वंश के अंतिम महान शासक जयचंद थे। इन्हें 1194 ईस्वी में चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। इनके दरबार में श्री हर्ष रहते थे, जिन्होंने नौसाद चरित नामक किताब लिखा है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयुक्ता का स्वयंवर से अपहरण कर लिया था। इसके बाद हम चौहान या चहमान वंश के बारे में पढ़ेंगे। माना जाता है कि चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे तथा इनकी प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। इनके बाद अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनकी रचना हरिकेली नामक संस्कृत नाटक है। इन्हीं के राज दरबार में राजकवि सोमदेव रहते थे, जिनकी रचना ललित विग्रहराज है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद भी विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि शुरुआत में एक विद्यालय था। इस वंश के अंतिम शासक का नाम पृथ्वीराज तृतीय था। इनके राजकवि का नाम चंद्रवरदाई था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। इन्हीं के शासन काल में मोहम्मद गौरी का भारत पर 2 महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था। उनमें से पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। माना जाता है कि पृथ्वीराज विजय पुस्तक जयनाग ने लिखी थी। इसके बाद हम परमार वंश के बारे में जानेंगे। इस वंश के संस्थापक उपेंद्र राज यानी कि कृष्ण राज थे। इनकी पहली राजधानी उज्जैन थी तथा दूसरी राजधानी धारानगरी थी। माना जाता है कि इन्होंने चालुक्य राजा तैलप द्वितीय को पराजित किया था। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज थे। इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने सम्रागण सूत्रधार, राजमार्तंड तथा सरस्वती कंठावरण नामक ग्रंथ लिखे थे। इन्होंने भोजपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का भी निर्माण करवाया था। इन्होंने चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर का भी निर्माण करवाया था,
तथा इन्हीं के शासनकाल में धारा नगरी विद्या और विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। इनके बाद हम चंदेलों के बारे में पढ़ेंगे। माना जाता है कि इस वंश का उदय बुंदेलखंड में प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। बुंदेलखंड का पुराना नाम जेजाभुक्ति था। इसके संस्थापक नन्नुक थे तथा इनकी राजधानी खजुराहो थी तथा इनकी प्राचीन राजधानी कलिंजर थी। चंदेल वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक का नाम यशोवर्मन था। इन्होंने कन्नौज पे आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था तथा उनसे प्राप्त विष्णु की प्रतिमा को खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित किया था। इनके द्वारा खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के अगले महान शासक राजा धंग थे, जिन्होंने राजधानी कलिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। इनके द्वारा ही जिननाथ, विश्वनाथ, बैद्यनाथ तथा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस वंश के अंतिम महान शासक परमर्दी देव थे। इसके बाद हम सोलंकी वंश यानी कि चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि गुजरात तथा काठियावाड़ के शासक थे तथा इनके संस्थापक मूलराज प्रथम थे। इनकी राजधानी अनहिलवाड़ा थी तथा ये शैव धर्म के फॉलोअर थे। भीम प्रथम के शासनकाल में ही महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तथा इन्हीं के शासनकाल में बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी बनवाया था। माना जाता है कि चालुक्य वंश के पहले शक्तिशाली शासक जयसिंह सिद्धराज थे, जिन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्हीं के दरबार में विद्वान हेमचंद रहते थे, जिन्होंने परिशिष्टार्पण की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। इसके बाद हम कलचुरी चेदी वंश के बारे में जानेंगे। इसके संस्थापक कोकल थे तथा इनकी राजधानी त्रिपुरी थी। माना जाता है कि इस वंश के राजा गांगेय देव ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तथा इन्हीं ने मध्यकाल में दोबारा सोने के सिक्के का प्रचलन चलाया था। कलचुरी वंश के सबसे महान शासक कर्णदेव थे तथा इन्होंने कलिंग पर विजय भी प्राप्त किया था और त्रिलिंगाधिपति का उपाधि भी धारण किया था। इनके राजकवि का नाम राजशेखर था। इसके बाद हम सिसोदिया वंश के बारे में जानेंगे। माना जाता है कि इनके शासक खुद को सूर्यवंशी कहते थे तथा ये मेवाड़ पर शासन करते थे। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। माना जाता है कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में अपने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था तथा खातौली का युद्ध जो कि 1518 में लड़ा गया था, यह युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसके बाद हम तोमर वंश के बारे में जानेंगे। तोमर वंश के संस्थापक वीर सिंह थे तथा इनकी राजधानी दिल्ली थी। माना जाता है कि दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा करवाया गया था। अनंगपाल तोमर के द्वारा ही दिल्ली का लाल कोट का निर्माण करवाया गया था, जिसे बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अपने अधीन कर लिया और इसका पुनर्निर्माण कर राय पिथौरा का किला बनवाया। इस वंश का सबसे महान शासक मानसिंह तोमर थे, जिन्होंने मान कुतूहल ग्रंथ की रचना की थी। इन्होंने ही गुजरी महल जो कि गुजरी रानी के याद में बनवाया गया था तथा मान मंदिर और झील का निर्माण करवाया था। इस वंश के अंतिम तोमर शासक विक्रमादित्य थे। इसके बाद हम पाल वंश के बारे में जानेंगे। इस वंश के संस्थापक गोपाल थे। इनकी राजधानी मुंगेर थी तथा ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने राजगीर में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहा जाता है कि गोपाल जनता के सहयोग से राजा बने थे, इसीलिए पाल वंश को प्रजातांत्रिक वंश भी कहा जाता है। इनके उत्तराधिकारी धर्मपाल हुए। धर्मपाल पाल वंश के सबसे महान शासक थे। माना जाता है कि इन्होंने प्रतिहार राजा इंद्रराज को हराया था और कन्नौज पर विजय प्राप्त किया था। इसके बाद उन्होंने कन्नौज की गद्दी पर चक्रा युद्ध को बैठाया था, परंतु त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट राजा ध्रुव तथा प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय से हार गए। माना जाता है कि धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है तथा सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाया था। इसके अलावा धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने तथा उसके रखरखाव के लिए 200 गांव भी दान में दिए थे। धर्मपाल के उत्तराधिकारी देवपाल बने। इन्होंने प्रयाग ज्योतिषपुर यानी कि असम, उड़ीसा और नेपाल के भागों पर अपना नियंत्रण कायम किया तथा इनके द्वारा उदंतपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का भी निर्माण करवाया गया था। माना जाता है कि जावा के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उन्हें नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। देवपाल के बाद पाल वंश की शक्ति में काफी गिरावट आई और उनके बाद प्रतिहार शासक सत्ता में आए। इसके बाद हम सेन वंश के बारे में जानेंगे। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे तथा इन्होंने इसकी स्थापना राढ़ में यानी कि बंगाल में की थी। सेन वंश के पहले स्वतंत्र शासक विजय सेन थे जो कि शैव धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने ही देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश के शासक बल्लाल सेन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस वंश के सबसे महान शासक लक्ष्मण सेन थे, जिन्होंने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था।
इन्होंने जैचन को पराजित किया था तथा इन्हीं के शासनकाल में 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने लखनौती पे आक्रमण किया था तथा लौटते वक्त नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। लक्ष्मण सेन के ही दरबार में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई तथा ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री भी थे। माना जाता है कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी लक्ष्मण सेन थे तथा सेन वंश ऐसे पहले राजवंश थे जिन्होंने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।